नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन। और राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ है और चर्चा कर रहे हैं हम इस वक्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के जाने माने वकील हैं, उनके राज्यसभा सांसद भी हैं, दरअसल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कपिल सिब्बल मेरे साथ हैं। और कपिल जी, 1 साल पूरा हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल का, ये दूसरा कार्यकाल है। और 1 साल की अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए सरकार जो बड़े राजनीतिक फैसले लिए हैं, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, राम जन्मभूमि पर बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसले की बात हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ट्रिपल तलाक को हटाने की बात हो, इन बातों की चर्चा भी लगातार कर रही है। और साथ ही साथ कि कोरोना संक्रमण में भी जो सख्त कदम सरकार ने उठाए, उसके चलते आंकड़े को लिमिट किया, पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकार तो निश्चित रूप से यही कहेगी कि बहुत भारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है ये हम सबको जानना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने सबसे पहले 370 को खत्म किया और उसकी वजह से, और ये बात लगभग अगस्त में हुई, अगस्त 2019 में इन्होंने फैसला किया और तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर लॉकडाउन के मोड में है। वहाँ केवल 2G की भी जो सर्विसेज हैं वो उपलब्ध हैं और जनता लॉकडाउन में है। और ऐसी स्थिति तो हमने आज तक नहीं देखी। और इसके बारे में विश्व स्तर में चर्चा हो रही है कि किस तरह से हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। इसका परिणाम तो खैर आने वाले आगामी वर्षों में देखा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से लगभग लाखों लोगों का जो मौलिक अधिकार है उनको ऐसे खत्म करना और उनको एक लॉकडाउन मोड में ले आना, और साथ साथ में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उनकी जो नेतृत्व है उनको अंदर कर देना, मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत भारी भूल हुई है। और मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो पाएगी और जल्द सामान्य हो पाएगी। पहली बात तो ये है। उसके बाद इन्होंने UAPA पास किया और हमने संसद में कहा कि साहब, आप UAPA इसलिए पास करना चाहते हो क्योंकि आप अपने ही नागरिकों को UAPA लगाओगे। इन्होंने, गृह मंत्री साहब ने संसद में ये कहा, नहीं, हम तो, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान पे टेररिस्ट पे UAPA लगे। लेकिन कौन से टेररिस्ट पे UAPA लागू है? आज के दिन किस किस पे UAPA लागू है मैं आपको बताना चाहता हूं। अखिल गोगोई RTI एक्टिविस्ट UAPA पे लागू है। सफूरा जरगार रिसर्च स्कॉलर जामिया का, उसके ऊपर लागू है। तेल तुमले, नवलखा, अन्य लोगों, अपने ही लोग, उनके ऊपर लागू है। शर्जील इमाम JNU का छात्र, उस पे लागू है। मसरत जोहरा फोटो जर्नलिस्ट, उसके ऊपर लागू है। गौहर जिलानी जर्नलिस्ट, उसके ऊपर लागू है। ये उनकी उपलब्धि है। पर हम कहते थे अर्बन नक्सल्स बताती है सरकार। गौतम नवलखा का आपने जिक्र किया, या शर्जील इमाम की बात कर रहे हैं, तो इनको जो इनके प्रति क्रिटिकल होगा उसको, उसके ऊपर ये UAPA लगा देंगे। आज तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ ना कि किसी कोर्ट का निर्णय नहीं है कि ये दोषी हैं, लेकिन UAPA लगाने से इनको अंदर कर दिया ताकि जो भी आवाजें उठ रही हैं इनके खिलाफ नहीं उठें। और यही हमें मालूम था कि UAPA का ये दुरुपयोग करेंगे। फिर आ जाइए इनकी उपलब्धि, ट्रिपल तलाक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में लगभग 20 लाख हिंदू महिलाएं हैं जिनको जो डाइवोर्स्ड हैं और अबैंडन्ड, जिनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी इनको कोई चिंता नहीं। हिंदू महिलाओं की इनको कोई चिंता नहीं। लेकिन ट्रिपल तलाक की कुछ अन्य महिलाओं के खिलाफ अगर कोई गलत काम कर रहा है, उनको बड़ी चिंता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी हिंदू महिलाओं के लिए क्या किया? इस देश में लगभग 43 लाख महिलाएं जो हैं वो विडोड हैं, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं? ये इनकी उपलब्धि है। फिर आइए, कपिल सिब्बल साहब, बीच में रोक रहा हूं, देखिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि 370 पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और ट्रिपल तलाक पर भी। आपने 370 का जिक्र किया, आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, लेकिन कांग्रेस
बीजेपी की इन राजनीतिक मूव्स में फंस क्यों जाती है? आप ही की यंग ब्रिगेड, और आप सबके नाम जानते हैं, यंग ब्रिगेड ने कहा कि 370 हटाना बड़ा अच्छा फैसला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके समर्थन में उतर आए थे। कांग्रेस अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाती है या बीजेपी फंसा देती है क्या? आप गलत कर रहे हैं। हमने कहा फैसला ठीक था, लेकिन सबके साथ विचार करके यह फैसला लेना चाहिए था। हमने ये नहीं कहा कि फैसला गलत था। हम हमेशा कहते रहे हैं, नेहरू जी भी कहते रहे हैं, हमारे सब नेतृत्व कहते रहे हैं कि जहां तक जम्मू कश्मीर है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमने हमेशा ये बात कही है। लेकिन अगर आपने एक उसका स्ट्रक्चर बदलना है तो उसकी असेंबली से बात कीजिए, उनके लीडरशिप से बात कीजिए, और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है लीजिए। तो आप गलत बोल रहे हैं। हमने नहीं, कंफ्यूजन थी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कपिल जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से फैसला लिया गया है वो गलत है, ये हम कह रहे हैं, और ये हमने संसद में भी कहा। आप ये गलत बोल रहे हैं। पर कपिल सिब्बल, एक चीज बताइए, देखिए आप सर्वेज में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अभी 3 दिन पहले का ही एक सर्वे पढ़ रहा था। आप ये लगातार ये 370 की बात हो, कश्मीरी परमानेंट लॉकडाउन में, अब देश को शायद उनकी बात समझ आ रही हो, सोशल मीडिया पर ऐसे डिस्कॉर्स भी आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता लगभग बरकरार क्यों रहती है? अभी एक नया सर्वे आया है कि 62% अप्रूवल रेटिंग्स अब भी हैं 2 महीने लॉकडाउन के बाद। आप सवाल किस बात पे कर रहे हो? प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पे कर रहे हो कि इनके निर्णयों के ऊपर? वही निर्णय, मतलब निर्णय गलत है तो पॉपुलैरिटी कम होनी चाहिए ना, मेरा सवाल ये। देखिए, आज इलेक्शन आज तो नहीं हो रहा, इलेक्शन तो 2024 में हो रहा है। पॉपुलैरिटी कब देखी जाएगी ना? आज हम बात कर रहे हैं कि जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य सरकारों ने किया, इन्होंने 6 साल में वो हमारी जो भाईचारा का ढांचा था उसको खत्म कर दिया। जो संस्थाएं थी, जो ढांचे, इंडिपेंडेंट ढांचे थे, उनको खत्म कर दिए। सारी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने सैफ्रनाइज कर दी। और आज के दिन जब कोरोना वायरस सबके सामने आ रहा है तो आरएसएस कहां है? मैं पूछता हूं, कहां है आरएसएस के लोग सहायता करने के लिए, सामाजिक सहायता करने के लिए? आम जनता, सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं आपको एक स्वान रिपोर्ट बताता हूं जहां उन्होंने कहा है कि 11,000 लोगों को उन्होंने एक रिसर्च किया और कहा कि लगभग 72% 12 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गया। मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, और CMI की भी रिपोर्ट, वो 12 करोड़ 15 लाख मजदूर जो बेरोजगार हो गए हैं। मैंने दोनों रिपोर्ट पढ़ी है। मेरी बात सुन लीजिए। 78% आपने पढ़ा होगा, जनता को नहीं मालूम। 78% लोगों को सैलरी नहीं मिली, 82% लोगों को राशन नहीं मिला, 64% लोगों को के पास केवल 100 रुपया उनकी जेब में था। ये है इनकी उपलब्धि। हम चिल्लाते रहे कि आप गरीब आदमी के पॉकेट में पैसा डालिए, ये डालने के लिए तैयार नहीं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। और लास्ट क्वार्टर के अभी निर्णय क्या आए हैं? जो जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर की मतलब कि जो कोरोना का ऐलान जो 24 मार्च में हुआ ना, ये कोरोना से पहले की बात है। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 हफ्ता है बस कोरोना का उसमें। हाँ, बस उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या फिगर है? 3.1%। हाँ, ठीक है ना, 3.1 है ना जी। का मतलब कि आने वाले साल में जो ग्रोथ होगी वो नेगेटिव होगी। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। मतलब कि इन्होंने आर्थिक स्थिति तो ऐसे बदतर स्तर पर रख दी कि कोरोना के वक्त आने पे हमारी नेगेटिव ग्रोथ होगी। एयरलाइंस चल नहीं रही, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, होटल्स चल नहीं रहे, टूरिज्म खत्म हो गया, और इनकी बड़ी भारी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इतना कमाल तो किसी पार्टी ने पिछले 60 साल में नहीं करके दिखाया, इन्होंने 6 साल में करके दिखाया। और मोदी जी ठीक कहते थे, कहते थे मैं वो करके दिखाऊंगा 6 साल में जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं करके दिखा। मैं 60 महीने में करके दिखाऊंगा, और उन्होंने दिखा दिया। जो आज के दिन हमारे सामने स्थिति है, वो इतनी बुरी स्थिति तो कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। आपका इतना लंबा तजुर्बा है कपिल जी, 1 मिनट बात सुनिएगा। आपका इतना लंबा तजुर्बा है और 10 साल यूपीए में आप HRD मिनिस्टर रहे, टेलीकॉम मिनिस्टर रहे, अहम
मंत्रालय आपने संभाले और 2011 से जब आपका बुरा वक्त आया, ग्राफ गिरने लगा, बीजेपी घेरती थी, एक मुद्दा नहीं छोड़ती थी। आप इतनी लंबी फेहरिस्त गिनवा रहे हैं सरकार की नाकामी, जो आपकी नजर में नाकामी है, लेकिन कांग्रेस, आपकी पार्टी, आप लोग सरकार को घेर क्यों नहीं पाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, क्या आप ये आज की जो डिस्कशन है किस ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी घेर नहीं पाती, पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की है या इनकी उपलब्धियों की बात, इनकी सरकार नहीं, की बात मैं सवाल वो जुड़े हुए हैं, मैं एक साल का लेखा जोखा ले रहा हूं। मैंने आपको आंकड़े देकर बात रखी है। आप अगर मुझे कह सकते हो कि ये मेरे आंकड़े गलत हैं तो कहिए मुझे, नहीं तो बात बनेगी। आप इसका जवाब देते हो कि आप इनको घेर नहीं पाते, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। हम उस बात की चर्चा नहीं कर रहे, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जिसको पूर्ण बहुमत मिला, जिस तरह से इनको बहुमत मिला, हिंदुस्तान के इतिहास में कमी सरकारों को मिला, पूर्ण बहुमत मिला, ऐसा अपॉर्चुनिटी था इनके पास और उस अपॉर्चुनिटी में इन्होंने खो दिया। और आज के दिन हमारी ये हालत है कि हम मतलब कि अपने गरीब लोगों को, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप भूल गए, अगर 25% कमती देश की जनता की कमाई में हो तो मालूम जो गरीबी रेखा के लोग जो आज 21% गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो 46% तक पहुंच जाएंगे। 46% तक पहुंच जाएंगे, ये इनकी उपलब्धि है। मुझे ये बताओ कि जो आर्थिक स्थिति आज के दिन, और कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। 5 साल यहां पर मैं एक बात बल्कि ऐड करना चाहूंगा, कपिल जी, मैं एक बात ऐड कर एक मिनट, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। इस देश में मंदी 3 दफा आई है। इस बार अब मंदी, जो आप बात कह रहे थे, शक्तिकांत दास ने मान लिया, आने वाली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर तक अब हम नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी। ये चौथी दफा होगा आजाद भारत के इतिहास में। और इससे पहले कब हुआ? 58, 66 और 1979, 80। और तब क्यों हुआ मंदी, क्यों आई? क्योंकि अग्रेरियन क्राइसिस था, हमारी फसलें बर्बाद हो गई। इस दफा कल के जो आंकड़े हैं, हमारा कृषि क्षेत्र तो 5.9% यानी कि लगभग 6% की विकास दर दिखा रहा है। तब हम मंदी में घुस गए, यह भी एक हकीकत है। ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसकी वजह से आज जो एग्रीकल्चरल स्थिति में है, जब हमारे कार्यकाल में एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब कृषि का ग्रोथ था, वो 4% रहा और इनके कार्यकाल में 2% रह गया। ये तो अच्छी बात है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो पैदावार थी कृषि के क्षेत्र में बढ़ी। आपको मालूम है कि PL40 के द्वारा हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे और उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, वो इंपोर्ट खत्म होगा और हम अपने कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन बढ़ाएंगे, और बढ़ा दिया। देखिए बात हो रही है इनके 5 साल के कार्यकाल की। बिल्कुल, ये उपलब्धि फार्मर की है और हमारी पॉलिसी नीतियों की है, इनकी नीतियों की नहीं है। नहीं, मैं उन बातों पर भी, मैं हर मुद्दा उठाने वाला हूं कपिल जी। और जो मजदूरों का मुद्दा है, देखिए सबसे हृदय विदारक तस्वीरें अगर 2 महीने में किसी भी भारतीय ने देखी हैं, वो है मजदूरों की। कोई पैदल, कोई दुपहिया पर, कोई ऑटो में, कोई ट्रकों पर, कोई ट्रेन के नीचे कट रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पर कोई माता दम तोड़ रही है। ये तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन मुझे अब आप बताइए, क्योंकि आप एक मंत्री हैं और एक जाने माने वकील भी हैं, प्रधानमंत्री श्रमिकों के बारे में सीधा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा। 20,97,000 करोड़ में भी 1 रुपया सीधे श्रमिकों के खाते में देने की बात नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट भी, और क्योंकि आप जाने माने वकील हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को यह बात समझाना भी चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में 31 मार्च को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, देयर आर नो माइग्रेंट्स ऑन द रोड। सड़क पर कोई भी मजदूर नहीं है, उनका हमने रहने का इंतजाम कर दिया, खाने का इंतजाम कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका भी एंटरटेन करने से मना कर देती है। लेकिन 2 दिन पहले अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, यानी 65 दिन बाद लॉकडाउन के, कि भाई इनका आने जाने का व्यवस्था करो, किराया मत लो, खाने पीने की व्यवस्था करो। ये न्यू इंडिया है क्या हम? और सब खामोश क्यों थे? सुप्रीम कोर्ट भी खामोश था,
मैं ये नहीं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई, मैं पलटकर एक वरिष्ठ वकील से पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश क्यों था? देखिए, ये तो आपको सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो चीफ जस्टिस नहीं, पर आपको ताज्जुब हुआ? नहीं, ताज्जुब की क्या बात है, स्थिति आप देख रहे हो। क्योंकि आज के दिन जब सोलिसिटर जनरल खड़ा होकर कोई बयान देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। क्यों माना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, ये तो मैं नहीं उसके बारे में कोई जवाब दे सकता। नहीं, पर सोलिसिटर जनरल, हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं कपिल जी? वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल गायब है हर चीज में, सोलिसिटर जनरल। देखिए, ऐसा जहां तक अटॉर्नी जनरल का सवाल है, अटॉर्नी जनरल वृद्ध उम्र के हैं और उन्होंने कहा है कि इस दौरान मैं पेश नहीं होऊंगा, तो सारा काम इसलिए सोलिसिटर जनरल साहब कर रहे हैं। लेकिन सोलिसिटर जनरल साहब ने कल ये भी बात कही कि आप लोग गिद्ध हो, आप लोग वल्चर्स हो, ये भी बात उन्होंने कही। इसका जवाब आपको भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, आप ये आवाज नहीं उठाते। नहीं, हम तो आवाज उठाते हैं, हमें आवाज उठाने में हम कोई कोताही नहीं करते कपिल जी, हम लगातार आवाज उठाते हैं। आपने कोई बयान दिया इसके बारे में? आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बाकायदा पूरा प्रोग्राम किया कल, और इसीलिए आज भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं प्रॉफिट्स ऑफ डूम। वो केविन कार्टर का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने सूडान में एक गिद्ध जो बच्चे को नोच रहा था उससे तुलना कर दी। तो मतलब क्या अब सवाल पूछना गुनाह हो गया है? मेरा सवाल यही है, हम सवाल पूछेंगे। संदीप जी, ये भी झूठी कहानी है। हाँ। ये उन्होंने व्हाट्सएप के मैसेज से पढ़ दिया। हाँ। असली कहानी कुछ और है। हाँ। आप ऑल्ट न्यूज में चले जाइए, आपने अभी देखा नहीं होगा वो। हाँ। आप ऑल्ट न्यूज में चले जाइए, असली कहानी वहां लिखी है कि इस जर्नलिस्ट ने गिद्ध को भगाया और वो जो बच्चा था वो 14 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई। हाँ। ये असलियत है, ये कहानी भी झूठ है। नहीं, मुझे मालूम है कहानी झूठ है, पर इसको कोर्ट किया गया ना सुप्रीम कोर्ट में, प्रॉफिट्स ऑफ डूम बताया गया। जो सवाल पूछने वाले हैं प्रॉफिट्स ऑफ डूम। अगर आप लोग गिद्ध हो और जो राज्य में हमारे हाई कोर्ट हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट हैं और 19 हाई कोर्ट हैं कपिल जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये भी एक बड़ी भारी उपलब्धि है सरकार की कि ऐसे सोलिसिटर जनरल, इतने ताकतवर सोलिसिटर जनरल हैं कि कुछ भी कह सकते हैं और सभी उनकी बात मान लेंगे। ये भी बड़ी भारी उपलब्धि है इस सरकार की। और यहां पर तो सोलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि और लॉर्डशिप, अगर आप एग्जीक्यूटिव को यानी कि सरकार को गाली देंगे, कड़े बयान उनके खिलाफ देंगे, तभी आपको न्यूट्रल माना जाएगा। यहां तक की भी बातें, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ये क्या संकेत दे रहे हैं? मैं उदाहरण आपको देता हूं कि अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में एक बेंच था जिन्होंने 144 पेज का जजमेंट लिखा, ठीक है ना। वो बेंच हियरिंग्स हो रही थी, वो बेंच बदल दिया गया, ओवरनाइट बदल दिया गया। अभी इस हफ्ते की बात है। उधर आपको मालूम है कि एक जज साहब कोई केस ट्राई कर रहे थे सुराबुद्दीन का, उन्होंने किसी को बोला कि आप पेश हो कीजिए, वो जज बदल दिया गया। एक जज साहब दिल्ली के थे, उन्होंने कहा कि वो एक केस देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप ऐसे निर्णय लोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, उनका तबादला भी हो गया चंडीगढ़ हाईकोर्ट। तो ये तो मतलब ये तो बड़े सरकार की उपलब्धियां हैं कि किस ताकतवर सरकार कैसे मतलब कि अपनी आवाज उठाकर, और सोलिसिटर जनरल साहब कैसे अपनी आवाज उठाकर निर्णय समझते हैं कि। और आप भी वहां पर दलील देने गए तो आप पर सवाल उठाए गए कि आप राजनीति कर रहे हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका योगदान क्या है कोरोना की लड़ाई में? तो आपको मालूम है कि मैंने उसके जवाब में केवल कानून की बात की, और मैंने कहा कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में खड़े हुए हैं, हमें उस बात के बारे में, उस क्राइसिस के बारे में बात करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसका धारा 12 में मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वहां लिखित है कि जो केंद्र सरकार है उसका कर्तव्य बनता है धारा 12 के अंतर्गत कि जहां भी शेल्टर्स हों, डिजास्टर मैनेजमेंट में जहां भी शेल्टर्स हों, जहां भी व्यवस्था हो, उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। क्या स्टैंडर्ड्स? पानी देने के स्टैंडर्ड, खाने के स्टैंडर्ड, और सैनिटेशन के स्टैंडर्ड।
ये केंद्र सरकार ने तय करना है। और मैंने पूछा कि केंद्र सरकार ने अब तक कोई नोटिफिकेशन ऐसी जारी नहीं की। ये सवाल मैंने उठाया। मैंने वो जो आरोप लगा रहे थे, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम वकील लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। हम जब हम पेश होते हैं कोर्ट में, एज प्रोफेशनल पेश होते हैं, नॉट एज पॉलिटिशियंस। कोर्ट के बाहर हम पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि कोर्ट के अंदर भी कुछ प्रोफेशनल लोग पॉलिटिशियन बन गए हैं। पर कपिल जी, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैं एक व्यापक तस्वीर भी यहां पर एक खाका खींचना चाहूंगा। ये कोरोना के खिलाफ जंग है, पर आपस में हम राजनीतिक जंग में लड़े हुए हैं। केंद्र की कोशिश ये है कि राज्यों पर अब हल्के से जिम्मेदारी डाल दी जाए। राज्यों में बीजेपी शासित राज्य, विपक्ष शासित राज्यों की अपनी आपस में लड़ाई है। इस लड़ाई से हासिल क्या, देश का फायदा हो रहा है क्या, या हम राजनीतिक नफे नुकसान में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि बाकी चीजें मैटर नहीं करती? विपक्ष की कोई लड़ाई नहीं है, कभी लड़ाई हो भी नहीं सकती। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि 2019 जब ये सत्ता में दोबारा आए और मार्च 24 तक इनका सारा जो एजेंडा था देश का, वो विवादित एजेंडा था। मतलब कि भाईचारा इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, भाई से भाई लड़ाने की कोशिश की, 370 लगाया, सीएए लगाया, एनआरसी की इन्होंने ऐलान किया, और उससे आपको मालूम है कि कितने विवाद पैदा हुए। लेकिन मार्च 24 के बाद वही लोग, हिंदुस्तान की जनता एकजुट हो गई। इनको अब पता चल रहा है कि इन विवादित मुद्दों के साथ कभी हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक लोग, देखिए, अगर लोग सड़कों पे चल रहे हैं तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई और हो, सब लोग उनको खाना दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और अगर जेएमएम में विवाद हुआ तो एक दूसरे से लोगों ने अपने नेबर्स की मदद की। इंसानियत हिंदुस्तान में आज के तो दिन चाहे राजनीति हावी करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, संकट काल में, संक्रमण काल में, दरअसल देश की जनता एकजुट हो रही है। इसलिए हम देश को जोड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सिब्बल, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे अपनी राय साझा की। अभी के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में बस इतना ही।